आपका 633 से चालू हुआ था, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हुआ है। यस सर। ऐसा नहीं हुआ 633 से एकदम से 680 में पहुंच गए। नहीं सर। क्या स्टूडेंट को हम ये बता सकते हैं कि परेशान नहीं होना इस चीज को लेकर? नहीं, बिल्कुल। योर इंप्रूवमेंट विल हैपन स्लोली, और इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंटली तब होता है जब एक बार आपने एक रन करके सारे सिलेबस के पार्ट दे दिए, फिर आप थोड़े बड़े सिलेबस के देना चालू। जी सर, जी सर। तो आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट क्या फरवरी मार्च के आसपास दिखाई हाँ दिया? सर, हाँ। बीच में दिसंबर जनवरी के टाइम पे मेरे 660 पे एक बार तो अटक ही गए थे मार्क्स। फिर आपको मैंने मैसेज किया, आपने बोला चिंता मत करो, चिंतन करो। फिर उसको मैंने फॉलो किया और उससे फिर बहुत इंक्रीज हुआ। मुझे भी नहीं पता था। ये डायलॉग तो बहुत अच्छा है, चिंता मत करो चिंतन करो। वो चिंतन ये होता है, दो चीजें आप समझिए। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जब आपका टेस्ट होता है तो उसके बाद आप समझिए कि आपके वीक एरियाज क्या है। बट प्रॉब्लम ये है कि यही वाले टेस्ट वापस सिलेबस में 3 महीने बाद आएगा। हाँ। तो आपने जो भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया उससे इमीडिएटली इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देगा, पर आप उससे रिलेटेड डीपीपीज वगैरह लगाएंगे तो आपको वहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम इज अबाउट आइडेंटिफाइंग योर वीक एरियाज, पुटिंग एफर्ट देयर। और जब आप उस पर एफर्ट डालेंगे तो रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो अपने आप आपके नंबर इंप्रूव करेंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ आदित्य बंसल है। इनका थर्ड अटेम्प्ट में स्कोर है 685। कोलकाता के रहने वाले हैं। और आपको कौन सा कॉलेज मिला है? मेडिकल कॉलेज कोलकाता। मेडिकल कॉलेज कोलकाता, ये वेस्ट बंगाल का बेस्ट कॉलेज है। यस सर। ठीक है आदित्य, मुझे ये बताइए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर क्या था, सेकंड अटेम्प्ट में स्कोर क्या था? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में था 436 मार्क्स और सेकंड अटेम्प्ट में था 545। 436, 545 और उसके बाद 685। यस सर। किस जगह पे आपको जाके लगा कि आपका 685 या इतना बड़ा स्कोर आ सकता है? अपनी तैयारी के दौरान कब जाके कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ चीजें ठीक चल रही है? सर जब लास्ट में दिसंबर जनवरी के टाइम पे जब टेस्ट दे रहा था आस्ते आस्ते, तो फिर कॉन्फिडेंस आने लग गया था। कितना स्कोर आ रहा था दिसंबर जनवरी में? सर दिसंबर जनवरी में 650, 660, 670, फिर ऐसे ऐसे आस्ते आस्ते बढ़ने लग गया था मेरा मार्क्स। आस्ते आस्ते बढ़ रहा था, पर एकदम से नहीं बढ़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे 30 नवंबर का दिखाया है और इसके अंदर आप 633 मार्क्स। 633। आप इधर आ जाइए जरा देख लेते हैं। आदित्य बंसल इस जगह पे हैं, इनका 37 रैंक था और इनका स्कोर था 633। फाइनल स्कोर है 685। अब आदित्य ये बताइए कि आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया था। यस सर। तो आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया, पर उस टाइम पे क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने अपनी क्लासरूम टेस्ट सीरीज थोड़ा लेट चालू किया था, तो आप उससे पहले डिसीजन नहीं ले पाए। आपने टारगेट बैच से ही सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, सारा टेस्ट वगैरह लिया। यस सर। आपने कोई भी टेस्ट मिस नहीं किया? नहीं सर। ठीक है, तो मैं टेस्ट के बारे में पूछूंगा। मुझे पहली चीज ये बताइए, जब आपका टेस्ट होता था तो क्या आप उससे पहले रिवाइज करते थे? जी सर, बिल्कुल। कितने घंटे रिवाइज करते थे? सर लगभग अगर टेस्ट 14 चैप्टर का है तो फिर उसके लिए 10-12 घंटे पढ़ लेता था वीक में पूरा। तो एक हफ्ते पहले उसका रिवीजन चालू कर देते थे। ये 30 नवंबर को टेस्ट था, तो 30 नवंबर के टेस्ट के लिए आपने 23 नवंबर के आसपास रिवीजन करना चालू कर दिया। जी सर। 10 से 12 घंटे रिवीजन करेंगे। जी सर। पहली चीज ये बताइए, क्या आप अपना सिलेबस कंप्लीशन, बाय द वे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पीडब्ल्यू से पढ़ाई की, सेकंड अटेम्प्ट में पीडब्ल्यू ऑनलाइन और थर्ड अटेम्प्ट में भी पीडब्ल्यू ऑनलाइन? जी सर। राइट, तो आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है। जी सर। और उसके साथ आपके पास हमारा टारगेट बैच है और आप टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और टेस्ट लिख रहे हैं। जी सर। तो क्या आप एक हफ्ते पहले जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको रोक देंगे या फिर उसके साथ में रिवीजन? साथ में रिवीजन चल रहा था मेरा, और जो डेली का 2 घंटे टाइम? यस सर, डेली का 2 घंटे। ठीक है, अब आपने मुझे बोला कि 10 से 12 घंटे में आपने 14 चैप्टर रिवाइज किए, इसका मतलब एक चैप्टर को मैक्सिमम 1 घंटा टाइम लग रहा है। हाँ सर। तो आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं उस 1 घंटे के अंदर? सर रिवीजन में जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो पढ़ लिए, एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करिए वो कर लिए, फ्लैश कार्ड यूज़ कर लिए, और जो बुक मार्क क्वेश्चंस थे जो गलत हुए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे उनको देख लिया एक बार। तो एनसीईआरटी लाइंस, फ्लैश कार्ड्स, बुक मार्क्स। यस सर। और कोई फॉर्मूला शीट्स वगैरह भी थी आपके पास? सर फिजिक्स के लिए थोड़े बहुत बनाए थे मैंने, कोई चैप्टर्स के लिए। हाँ, तो उनको देख लेता था मैं। और कुछ फॉर्मूला शीट देख ली? यस सर। पर दिमाग में ये है कि एक चैप्टर को 1 घंटे में रिवाइज करना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। हाँ सर। है ना? हाँ। आइडिया ये है कि मुझे आता है पर ब्रश अप करना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम के दौरान भूल जाओ। हाँ, पूरा नहीं पढ़ता था, जो मेन पॉइंट्स है जो भूल रहा हूँ वो देख लेता था बस। दूसरी चीज, एग्जाम के दौरान रन टू द एंड स्ट्रेटेजी। यस सर। ये आपको वर्क करी? तो मैं स्टूडेंट्स को एक बार बता देता हूँ रन टू द एंड का मतलब क्या है, या आप बता दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी बेटर। रन टू द एंड स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? सर रन टू द एंड का मतलब ये है कि आप एक फ्लो में एक बार पूरा पेपर कर लो, फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उसको बाद में वापस विजिट करके वापस कर लो। तो पहले फ्लो में कि आपके दिमाग में क्या होता था, कितनी देर के बाद आप कहोगे कि नहीं ये क्वेश्चन में अभी अटेम्प्ट नहीं करा? ऐसा तो है नहीं, बस देखते आगे बढ़ गए, थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा टाइम देता फिर था, समझ में नहीं आया। हाँ। फिर गोला मार के आगे बढ़े। हाँ हाँ, गोला मार के आगे बढ़ जाता था, जो समझ में नहीं आया उसको फिर बाद में कर लेता था। तो आपने नीट एग्जाम में भी ऐसा किया? यस सर। ठीक है,
गोला कितने क्वेश्चन मारे थे जिनके ऊपर आप वापस आए? सर बायो में सर मैंने मारे थे 5-6 मारे थे, फिजिक्स में 2-3 मारे थे, केमिस्ट्री में 4-5 मारे थे। तो 10-12 क्वेश्चन। 10-12 कितना बचा था इनमें? खूब सारा। सर खूब सारा 40-45 मिनट्स बच गए थे, बहुत है। तो इस वाली स्ट्रैटेजी का यही फायदा होता है, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जब आप पेपर को उस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन के ऊपर पूरा जूझेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन पे आपने 5-7 मिनट लगा दिए और उससे आपके पास जो क्वेश्चन आसान भी होते थे हो सकता है आप उसमें पहुंचे ही ना। हाँ सर। सो दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसने आपको बहुत हेल्प किया। बहुत हेल्प किया। और तीसरी चीज है, आपका पोस्टमार्टम कैसे होता था ये बता दीजिए। टेस्ट आपने दे दिया, उसके बाद क्या किया? लेट्स से आपने संडे को टेस्ट दिया या मंडे को देते थे, कब देते थे? संडे ही देता था। संडे दिया। हाँ। अब उस दिन इमीडिएटली आपको रिजल्ट पता नहीं चलता, अगले दिन शाम को 8 बजे पता चलता हाँ। है। फिर आप अगले दिन शाम को 8 बजे के बाद पोस्टमार्टम चालू करते थे, अभी से करते थे? नहीं, 8 बजे के बाद से ही करता था चालू। जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद देखा क्या क्या पहले क्वेश्चंस गलत है, उनको मार्क करके पीछे पेपर के लिख लेता था। ये पेपर है, ये पेपर है। तो आप पेपर का प्रिंट आउट निकलवाते थे? हाँ। ठीक है। अब पेपर के पीछे जगह है, पीछे जगह है, और अगर जगह नहीं होती थी तो OMR शीट को फिक्स करके उसके पीछे लिख लेता था। और OMR शीट में भी नहीं आ रहा तो कोई और पेपर चिपका के लिख लेता था। इनकी कोई मिस्टेक नोटबुक नहीं थी गाइस, दिस इज फैंटास्टिक। तो ये घर पे बैठ के ऑनलाइन पेपर देते थे, पर पेन पेपर OMR फॉर्मेट में। आप घर पे बैठ के टारगेट बैच का जो टेस्ट होता है, यदि आप क्लासरूम टेस्ट सीरीज में नहीं जा सकते क्योंकि आपके आसपास सेंटर नहीं है, डजंट मैटर, आप पेन पेपर OMR फॉर्मेट में घर पे बैठ के एग्जाम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे आपको जाके समझ आ जाएगा। तो आदित्य इस तरह से प्रिंट आउट निकलवा ले रहा है। जब रिजल्ट आ गया मंडे को शाम को 8 बजे, उसके बाद आदित्य इसके अंदर जो स्पेस है पीछे की तरफ, ये जो रफ वर्क है, ठीक है, इसके अंदर यदि यहाँ पे जगह बची हुई या फिर OMR के पीछे या फिर और पेजेस लगाने, बट ही डज नॉट हैव अ सेपरेट मिस्टेक नोटबुक। मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड आइडिया। इससे आपको है ना, बहुत सारे लोग जब मिस्टेक नोटबुक बनाते हैं तो फिर वो क्वेश्चन भी लिखते हैं वहां पे, तो उससे बहुत सारा टाइम खराब होता है। हाँ सर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं लिखना क्योंकि इसी पेपर से तो आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और आपको एक इजी रेफरेंस हो जाता है। और फिर जब वापस जब देखना होता था क्वेश्चन पेपर, तो फिर पीछे देख के एक बार वापस से रिविजिट हो जाता था सर। तो इस समय पे किसी कार्टन के अंदर ये सारे कीमती क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं। हाँ सर। जबरदस्त है, वेरी गुड। तो आप ऐसे पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो आप टेस्ट पेपर पे कर रहे हैं? हाँ सर। है ना? जी सर। ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो हमने स्टूडेंट्स के लिए किया है। तो मैं तो स्टूडेंट से ये रेकमेंड करूंगा कि ये वाला जो काम है जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया। जी सर। आइडियली उन्हें क्या करना चाहिए? ऑनलाइन जाना चाहिए अपने पेपर के अंदर और वहां पे क्वेश्चंस को बुकमार्क कर देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनका जो रिवीजन का मसाला है, ये माय क्वेश्चंस में गए तो माय क्वेश्चंस में क्या होता है, दोनों चीजें दिखाई देती हैं, बुकमार्क भी दिखाई देता है और आपने जो क्वेश्चन इनकरेक्ट किए। बट इस वाले केस में आपको जाके मार्क करना पड़ेगा, है ना? हाँ। तो बुकमार्क क्वेश्चन किया आपने, चैप्टर सेलेक्ट किया, लेट्स से आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिवाइज करना है, फिल्टर किया और सारे क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के यहाँ पे आ जाएंगे और आप फिर ओपन क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो दिस कैन बिकम अ वेरी गुड मैकेनिज्म। यस सर। पर ये फैंटास्टिक है। तो मुझे ये बताइए आदित्य, आपका 633 से चालू हुआ था, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हुआ है? यस सर। ऐसा नहीं हुआ 633 से एकदम से 680 पर पहुंच गया? नहीं सर। क्या स्टूडेंट को हम ये बता सकते हैं कि परेशान नहीं होना इस चीज को लेकर? नहीं, बिल्कुल। योर इंप्रूवमेंट विल हैपन स्लोली, और इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंटली तब होता है जब एक बार आपने एक रन करके सारे सिलेबस के पार्टर्स दे दिए, फिर आप थोड़े बड़े सिलेबस के देना चालू जी करो। सर। जी सर। तो आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट क्या फरवरी मार्च के आसपास दिखाई हाँ दिया? सर। हाँ, बीच में दिसंबर जनवरी के टाइम पे मेरे 660 पे एक बार तो अटक ही गए थे मार्क्स। फिर आपको मैंने मैसेज किया, आपने बोला चिंता मत करो, चिंतन करो। फिर उसको मैंने फॉलो किया और उससे फिर बहुत इंक्रीज हुआ। मुझे भी नहीं पता था। वाह, ये डायलॉग तो बहुत अच्छा है। हाँ सर। चिंता मत करो, चिंतन करो। वो चिंतन ये होता है, दो चीजें आप समझिए। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जब आपका टेस्ट होता है तो उसके बाद आप समझिए कि आपके वीक एरियाज क्या है। बट प्रॉब्लम यह है कि यही वाले टेस्ट वापस सिलेबस में 3 महीने बाद आएगा। हाँ, तो आपने जो भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया उससे इमीडिएटली इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देगा, पर आप उससे रिलेटेड डीपीपीज वगैरह लगाएंगे तो आपको वहां पे इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम इज अबाउट आइडेंटिफाइंग योर वीक एरियाज, पुटिंग एफर्ट देयर, और जब आप उस पर एफर्ट डालेंगे तो रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो अपने आप आपके नंबर इंप्रूव करेंगे। जी सर। तो आप यदि हमारी टेस्ट सीरीज भी देखेंगे, जो क्लासरूम टेस्ट सीरीज है या फिर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, दोनों सेम है। बस ये है कि क्लासरूम टेस्ट सीरीज आप कहीं पे जाके देखते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप घर पे लिख सकते हैं। उन सब के अंदर यदि मैं सिलेबस दिखा सकूं तो मैंने एक बार दिखा देता हूं। देखिए तो होता क्या है, जैसे इनका असेंट का जो टेस्ट सीरीज है, जो 13 अक्टूबर वाला टेस्ट है 20 अक्टूबर को हो रहा है, पर असेंट के अंदर पहले 11th वाले टेस्ट हो रहे हैं। तो 20 अक्टूबर, 10 नवंबर
उसके बाद 8 दिसंबर। अब ये वाला जो टेस्ट है जो 20 अक्टूबर को हो रहा है, ये वाला सिलेबस वापस आपको 19 जनवरी को मिलेगा जी। तो उस समय से ऐसा लगेगा हे भगवान मेरा स्कोर अटक गया, स्कोर इंप्रूव होना चाहिए था, जो भी बोला जा रहा है कर रहा हूं। तो इस तरह से आपकी सिचुएशन है कि आपका 660 पे अटक गया था। जी सर। फिर आपने क्या किया? सर मैंने देखा वापस कि जो पिछले टेस्ट में जो गलतियां हो रही थी उनको वापस से देखा, जो बुक मार्क क्वेश्चंस थे जो मैंने पेपर के पीछे जो लगा रखे थे, जो क्वेश्चंस थे इनकरेक्ट क्वेश्चंस जितने भी जिसमें डाउट था उनके वीडियो सोल्यूशंस वापस देखा एक बार, और फिर वापस जब नया टेस्ट आया उसके लिए किया तो फिर वो बढ़ गए मार्क्स मेरे। तो 100% इंप्रूवमेंट होगा इफ यू आर राइटिंग अ टेस्ट आफ्टर प्रॉपर रिविजन। टेस्ट का उसके बाद आप पोस्टमार्टम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या गड़बड़ हुई और उसके ऊपर घंटे देते हैं। तो मुझे एक चीज बताइए कि आपके दिमाग में ये चीज सेट थी कि अब जो मुझे टेस्ट से अपने वीक एरिया पता चले जो मैंने लिखे हैं, मैं उसको कितना टाइम दूंगा? क्या आप अपने दिमाग में ये लगाते थे कि अब इन वाले वीक एरियाज को फिक्स करने के लिए मुझे 15, 20, 25 घंटे देने और कब तक देना है? सर स्टार्टिंग में तो टाइम लगता था जो वीक एरियाज फिक्स करने में, फिर वो 1-2 टेस्ट के बाद फिर वो कम होने लगता था टाइम आस्ते आस्ते, तो फिर वो बाद में क्यों कम होने लगा? सर क्योंकि वो आ गया ना अब, तो फिर वो वापस लगता नहीं था टाइम उसको करने में। एक बार उसको फिक्स कर लिया तो फिर उसको कम टाइम लगता था करने में। पर आपको दिखाई दे रहा था, आपको टेस्ट से ये पता चल रहा था हाँ सर कि कहाँ पे कमजोरी है। हाँ हाँ। पहले टेस्ट का याद है क्या पता चला था 30 नवंबर के टेस्ट के बाद कि कहाँ पे कमजोरी है? सर केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पता चला था कि मेरे इनऑर्गेनिक जो सिलेबस था वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो उसके अंदर तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग वगैरह आया। हाँ सर, तो उसमें दिक्कत हो रही थी थोड़ी। फिर जब उसको वापस से वीडियो सोल्यूशंस वगैरह देखे तो फिर वो समझ में आ गया क्या गलती हो रही है, फिर वो अगले टेस्ट में नहीं हुई। स्टूडेंट्स आपके सामने आदित्य बंसल है। मैंने बहुत प्रैक्टिकल प्रिसाइज चीजें कवर करने की कोशिश की है अराउंड टेस्टिंग। टेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपके हिसाब से टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? लेट मी आस्क यू। सर टेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले बात तो इसमें टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे आप। उसके बाद आपको जो रन टू दी एंड वाला स्ट्रैटेजी है वो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अप्लाई कर लोगे एग्जाम में भी अप्लाई करना है? यस सर, यही है बस। और उसके अलावा ऑब्वियसली एक जो चीज है टेस्टिंग से वो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एग्जैक्टली पता चलता है आपके वीक एरियाज क्या है, अदरवाइज बिना टेस्ट दिए वो कभी पता नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं पता चलेगा और कभी भी कॉन्फिडेंस भी। मुझे एक चीज बताओ, आपके फादर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जब आप टेस्ट देते थे पापा को बताते थे जी सर, तो पूरे अंदर आसपास जो माहौल है वो सेट हो जाता है कि हाँ कुछ चीज बढ़ रही है या अटक गई है, अदरवाइज कुछ पता नहीं चलता, सन्नाटा है ना। हाँ सर ठीक है, तो यदि आपको स्टूडेंट्स को 3 टॉप एडवाइस देनी हो जी, लेट्स से ड्रॉपर स्टूडेंट्स को 3 टॉप एडवाइस देनी हो विद रिस्पेक्ट टू देयर नीट प्रिपरेशन, उनके पास अभी 7 महीने बचे हैं जी सर, ठीक है, तो आपकी 3 टॉप एडवाइस क्या होंगे उनके लिए? सर पहला एडवाइस तो यही होगा कि घबराओ मत, आराम से करो। टेस्ट में जो स्कोर आ रहा है उससे डरो मत, वो आस्ते आस्ते इंप्रूव हो जाएगा करते करते। टेस्ट देते रहो पर छोड़ो मत टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से करो और उसको रिविजिट भी करो, जो गलतियां करी उसको रिविजिट करो। और तीसरा कि आप अपने पे सेल्फ डाउट मत करो कभी, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो और जो स्कोर आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ जाओ और अगले टेस्ट के लिए फोकस करो। तो आदित्य मुझे एक चीज बताओ, जब आपकी पिटाई होती थी टेस्ट के अंदर, हाँ सर, है ना? हाँ सर, तो सेल्फ डाउट आता नहीं था? आता था सर, बिल्कुल। तो उसको एड्रेस कैसे करते थे? सर सेल्फ डाउट आता था जब उसको एक बार तो देख लेता था कि क्या गलतियां हो रही हैं, मतलब बहुत टेस्ट में गलतियां होती थी मेरे से, बट फिर वो कर लेता था बाद में प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे साथ आदित्य बंसल है, हमारे ऑफिस आए हुए हैं। इस वाले वीडियो को वापस देखिए, कुछ इन्होंने अच्छी प्रैक्टिकल एडवाइस दी है विच ऑल ऑफ यू कैन फॉलो। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड 3rd अटेम्प्ट में 685 और सिग्निफिकेंट जंप है इनका 2nd अटेम्प्ट से 3rd अटेम्प्ट के अंदर। बट जो इन्होंने स्टेप्स फॉलो किए हैं दे आर वेरी वेरी स्टैंडर्ड स्टेप्स। प्रॉपरली पढ़ाई करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, कोई शॉर्टकट नहीं लेने, रेगुलरली टेस्ट लिखना है, टेस्ट से पहले रिवीजन करना है, टेस्ट के दौरान रन टू द एंड स्ट्रैटेजी बोले, और टेस्ट के बाद प्रॉपरली एनालाइज करके फिगर आउट करना है कि कौन से वीक एरियाज है जहां पे ज्यादा मेहनत करनी है। इट इज ऑल एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल, रॉकेट साइंस नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट जल्दबाजी के अंदर गलत डायरेक्शन, शॉर्टकट्स, दुनिया भर की वो चीजें करना चालू करते हैं जिससे उनकी समझ नहीं बढ़ती, बस उनका टाइम निकलता जाता है। आदित्य बंसल फॉर यू गाइज गोइंग टू कोलकाता मेडिकल कॉलेज। ठीक है बच्चों।